यस ठीक सर। है। सो हम लोग कुछ पूछना तो नहीं है, ये बताइए पहले। नो सर। ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे आयनिक कंडक्टेंस की। आयनिक कंडक्टेंस मींस वो कंडक्टिविटी जो जहां करंट हमारा फ्लो होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। यानी ऐसी कोई भी कंडक्टेंस, जैसे कि मेटेलिक कंडक्टेंस हमारी किसकी वजह से होती है, मेटेलिक कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। वैसे ही लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे आयनिक कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आयंस। तो से कि हमारे पास कोई एक आयनिक सॉल्यूशन है, we are having a solution of ions, and say we have dissolved here sodium ions and chloride ions. ठीक है, there is lots of sodium and chloride ions are present here, some are positive and some are negative. So अगर हम यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। यानी जब हमारे आयंस यहाँ पर इस सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। एंड सिंस यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो हुआ है वो फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंडक्टेंस है वो हमारी कौन सी कंडक्टेंस हो गई, यानिक कंडक्टेंस। क्योंकि यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है। नाउ अगर यहाँ पर करंट फ्लो हुआ है, लाइक सोडियम आयंस हमारा मूव करेगा, सिंपली सिंपली मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ कि ये पॉजिटिव आयंस एंड दिस नेगेटिव आयंस, नेगेटिव विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड नेगेटिव। सो यहाँ पर जब हमारे आयंस मूव करेंगे अपोजिट चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला पॉजिटिव है, सो ये वाला पॉजिटिव आयन सराउंडेड होगा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, अपोजिटली चार्ज आयन से। अगर कोई भी एक पॉजिटिव आयन हमारा सॉल्यूशन में है तो इसको सराउंड कर रखा होगा कई सारे नेगेटिव आयंस ने, एंड कई सारे नेगेटिव आयंस को सराउंड कर रखा होगा कई सारे पॉजिटिव आयंस ने। तो यहाँ पर आयंस हमेशा कहाँ होगा, यानी कि एक सेम आयंस, जैसे कि पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट होगा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेगेटिव आयन, और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव आयन है तो वो प्रेजेंट होगा हमारा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिव आयन। तो से कि अगर इस पॉजिटिव आयन को मूव करना है हमारे नेगेटिव प्लेट की तरफ, सो ये वाला पॉजिटिव आयन जैसे ही हमारा मूव करना शुरू करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, इसको पुल बैक करेंगे। दिस इज द केस ऑफ पुल बैक। So positive ion will try to move toward the negative ion, but the atmosphere that is present surrounding the positive ion will try to attract it backward. Because of this, इसका जो moment होगा वो ions का affected होगा because of the presence of opposite charge ions, and then in this case क्या होगा, जो हमारा moment affect हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक resistance create हुआ, जिस resistance को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आयनिक रेजिस्टेंस। ठीक है। सो ऑलवेज इन द केस जब भी कोई आयंस हमारे पास होगा तो वो ऑलवेज किसी ना किसी अपोजिट आयंस के एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होगा, और जब कभी भी वो हमारा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इन दैट केस हमेशा क्या होगा, वो अपोजिट चार्ज आयन जो उसके एटमॉस्फेयर में वो है वो उसको पुल बैक करेंगे। सपोज ये हमारा एक आयंस है, तो ये आयन जैसे ही हमारा इस वाले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा तो ये आयन जैसे ही हमारा मूव करने की कोशिश करेगा इसको पुल बैक किया जाएगा। पुल बैक करने से इसकी मोबिलिटी नहीं रुकेगी, बिकॉज जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। मोबिलिटी तो बनी रहेगी बट अट्रैक्शन फोर्स जो अपोजिट आयंस का होगा वो इसको बैक करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो आयन है वो हमारा मूव तो करेगा बट विद द लेस वेलोसिटी या विद द लेस मोबिलिटी। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आयनिक रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयंस के सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो इसको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर कई सारी टर्म्स आ जाती है जो यहाँ पर इसके आयनिक एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन को ही देख लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन ऐसा है जहां पर पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयंस है, और थोड़ा बड़े फॉर्म में ले लेते हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारे पास एक सॉल्यूशन। एज कंपेयर टू दिस ये हमारे पास एक बड़ा फ्लास्क है जिसमें अगेन हमारे पास उतने ही आयंस हैं लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस हमारे सेम रहेंगे जैसे पीछे थे, सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस
3 और 3 6, और टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ भी हम क्या रखते हैं, 3 और 3 6 ही रखते हैं। सो जो प्रीवियस केस था, उस प्रीवियस केस के बेस पे अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर आयंस हमारा अफेक्ट होगा, तो जब आयन हमारा यहाँ पर अफेक्ट होगा तो क्या होगा कि से अगर हमें आयन को यहाँ मूव कराना है, यानी इस केस में अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ली है, और इस केस में अगर हमारा आयन मूव करेगा, और यहाँ पर भी अगर हम सेम केस लेते हैं दैट पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो आयन हमारा यहाँ पे मूव करेगा, यानी पॉजिटिव वाला ट्राई टू ट्रेवल टुवर्ड दिस एंड नेगेटिव वाला ट्राई टू ट्रेवल टुवर्ड दिस। सो जब ये वाले आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे होंगे, यानी पॉजिटिव वाला इधर मूव करेगा और नेगेटिव वाला इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर अफेक्ट होगा किसका, अफेक्टेड बाय सराउंडिंग आयंस, एज इन द केस ऑफ प्रीवियस वन। लाइक अगर पॉजिटिव वाला मूव करना चाह रहा है नेगेटिव को, तो इसके सराउंडिंग में जो नेगेटिव होगा वो इसको अपनी तरफ पुल बैक करेगा। तो जब ये यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर इसकी जो मोबिलिटी है, करंट यहाँ पर तभी फ्लो होगा जब आयन यहाँ पे मूव करेगा। तो इस केस में इसकी मोबिलिटी तब होगी जब पॉजिटिव आयन हमारा यहाँ से इस तरफ आएगा, यानी पॉजिटिव आयन यहाँ मूव करेगा। तो जब हमारा पॉजिटिव आयन यहाँ पे मूव कर रहा होगा, तो नेगेटिव आयन इसको अपनी तरफ पुल बैक कर रहा होगा। इन दिस केस जहां पर ये क्लोज काउंटर में है, यानी इसके पास जो टोटल 6 नंबर ऑफ आयंस थे वो एक दूसरे के क्लोज एनकाउंटर में है। सो यहाँ पर जब ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, बिकॉज यहाँ पे अपोजिट चार्ज आयंस जो है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा क्लोज है। जबकि यहाँ पर यही वाला पॉजिटिव आयन जब अपोजिट आयंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, या यहाँ पर जब ये आयन हमारा इस तरफ आने की कोशिश करेगा, दैट इज टेंडेंसी टू मूव इज द टर्म इज आयनिक मोबिलिटी। सो इन दिस केस जब आयनिक मोबिलिटी हमारी इस तरफ जाएगी, यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव आयन की तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आ रहा होगा, सिंस यहाँ पर ये हमारे क्लोज एनकाउंटर में है और यहाँ पर हमारे एक दूसरे से फार आए हुए हैं, तो यहाँ पर इनका मूवमेंट इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस। सो जब नंबर ऑफ आयंस हमारे क्लोज इनकाउंटर्स में हो, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई है। और इस केस में जब हमारे पास सॉल्यूशन कम है, देन वी से दैट कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो हमारा लो है। ठीक है, सो यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी ज्यादा रहेगी और यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी कम रहेगी। करंट हमारा तब फ्लो होगा जब आयन हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू है, अभी बताएं। नो सर। ठीक है, तो जब हमारा आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उस केस में क्या रहेगा, आयन मूव कर रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, और आयन अगर मूव नहीं कर रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर जैसे ये एज सिंपल है कि भाई आयन के केस में मैं ये मान लेता हूँ कि आयन को हमें मूव कराना है सॉल्यूशन में, सो अगर हमें ऐसे ही मूव करना हो, से हमें मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है एंड रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारा मूवमेंट होगा वो अफेक्टेड होगा, यानी हमारा मूवमेंट कैसा रहेगा, थोड़ा स्लो रहेगा। बट अगर रोड पे ट्रैफिक कम है तो हमारा मूवमेंट उतना ही इजिली पॉसिबल है। सो अगर हम हाई क्राउडेड रोड पे ट्रेवलिंग करेंगे, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन केस ऑफ हाई रेजिस्टेंस जोन, एंड इफ वी आर ट्रेवलिंग इन अ लो क्राउडेड रोड और देयर इज नो क्राउड, देन वी विल से दैट इट इज लो रेजिस्टेंस। यहाँ पर करंट तभी फ्लो होगा जब आयन मूव करेगा। ऑब्वियसली अगर आयनिक मोबिलिटी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आयन को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी हमारी लेस है, और इस केस में जो आयनिक मोबिलिटी है वो हमारी ज्यादा है, तो करंट भी हमारा इजिली फ्लो किस में करेगा, सेकेंड वाले सॉल्यूशन में। पहले वाले केस में हमारा जो करंट होगा वो फ्लो होगा, बट उतना इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आयंस इज प्रेजेंट इन द क्लोज एनकाउंटर विद इस जोन एंड इन द हाई रेजिस्टेंस जोन। बट इन द सेकेंड केस जहां पर आयंस हमारे फार अवे है, वहां पे आयनिक मोबिलिटी तो होगी और पहले वाले के कंपैरेटिवली इजी होगी। सो जो करंट रहेगा वो हमारा यहाँ पे ज्यादा रहेगा और करंट हमारा यहाँ पे कम रहेगा। ये जो टेंडेंसी ऑफ आयंस होती है जहां से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। और ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। और यहाँ पर जो सेकेंड केस रहेगा हमारा कि कब आसानी से मूव कर सकता है, तो आयन आसानी से या इजिली मूव तब करेगा जब उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस ना हो या मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस हो। तो इन दिस केस इसके पास मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस होगा, एंड इन दिस केस इसके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा। तो करंट यहाँ ज्यादा है, करंट यहाँ कम है, और ये जो करंट फ्लो कराने की टेंडेंसी है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंडक्टेंस। इस कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं C और
जी से। तो जो करंट फ्लो कराने की टेंडेंसी है वो क्या हो गया हमारा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस हमारा डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके, वी कैन से इट इज इन द डायरेक्ट रिलेशन विद आयनिक मोबिलिटी, जितना इजिली आयन मूव कर सकता है। कोई इशू है सिद्धि? हेलो, अभी आपकी वीडियो बंद हो गई थी। आपका डिस्कनेक्ट हुआ है नेट, मेरा नहीं हुआ, तभी मैंने पूछा आपसे। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस में जैसी कंडक्टेंस ज्यादा रहेगी वैसी ही मोबिलिटी हमारी क्या रहेगी, जितना ज्यादा इजिली आयन मूव करेगा करंट हमारा उतना इजिली रहेगा, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, एंड इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, सी इज, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सी और जी से। और आयनिक मोबिलिटी कब हाई है, आयनिक मोबिलिटी हाई है जब हमारे पास रेजिस्टेंस कम है। सो वी कैन से दैट सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/r, that is if there is more resistance then there is less conductance, if there is less resistance then there is more conductance। नेगेटिव रिलेशन में एक ज्यादा होगा तो दूसरा सेल्फ कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाई रहता है इन द केस तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस लो रहता है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम कैसे देखते हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, यानी उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या है। अगर आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है तो कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और आयनिक मोबिलिटी कम है तो कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। सिंपली रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कंडक्टेंस समझ में आया भाई अपने को, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज द कंडक्टेंस। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्वाइट क्लियर है कि रेजिस्टेंस कम रहेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, यानी करंट हमारा उतना ही इजिली फ्लो होगा। सेकेंड टर्म यहां पर आएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से, दैट इज प्रोनाउंसिएटेड एज कप्पा। जब हम यहां पर कप्पा को लेके आएंगे कोई इशू है क्लास में? नो सर। ठीक है, कंडक्टिविटी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कप्पा। और कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी हमारे नंबर ऑफ आयंस पे, से कि अगर हमारे पास ज्यादा आयंस प्रेजेंट है एज इन दिस केस, तो अगर हमारे पास यहाँ पर ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, एंड इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास प्योर कोल्ड ड्रिंक है। अगर हम प्योर कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक का जो फ्लेवर होता है वो ज्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि हमने केवल एक सिप लिया है और हमारे पास प्योर कोल्ड ड्रिंक है। सो वी कैन टेस्ट दैट कि ये हमारा कोको कोला है, थम्स अप है, व्हाटएवर। बट अगर हम इस कोल्ड ड्रिंक में क्या करें ना, ढेर सारा पानी मिला दें, जैसे कि हमने 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 10 ग्लास ऑफ वाटर मिला दिया, सो जो हमारे पास फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक थी वो हमारे पास क्या थी, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक। और जब हमने इसमें 10 ग्लास वाटर मिलाया तो 10 ग्लास वाटर मिलाने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक कैसी हो गई हमारी, डाइल्यूट। अब जब हमारे पास 10 ग्लास वाटर में 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक यानी टोटल 11 ग्लास का मिक्सचर होगा, तो अब अगर हम कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट तो आएगा कि हाँ इसमें कोल्ड ड्रिंक है, बट वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज दैट कि यहाँ पर जो हमने कोल्ड ड्रिंक ली है उसमें वाटर मिलाया गया है। सो प्योर कोल्ड ड्रिंक का सिप ज्यादा इजिली था, एंड डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक का जो सिप आया वो हमारा कम था। रीजन इज दिस कि जब हम प्योर कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो पर सिप नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आयंस जो होते हैं वो अपने को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ कोल्ड ड्रिंक होता है तो पर सिप जो आयंस हम ले रहे होते हैं वो अपने को कम मिलते हैं। सेम कंडीशन से हम, अगर हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैं पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की बात करूं, ठीक है, तो हमें एक आयन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम की आयंस की बात करूं तो हो सकता है अपने को आयंस मिले भी, हो सकता है अपने को आयंस ना मिले। दिस वाज द प्योर कोल्ड ड्रिंक केस, दिस वाज द डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक केस। अगर आपके पास प्योर कोल्ड ड्रिंक है, हमने सिप किया है, तो हमें आयन डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर हमारे पास डाइल्यूट कोल्ड ड्रिंक है और मैंने सिप लिया है तो हम अपने को नंबर ऑफ आयंस मिलेगा, देयर इज अ लिटिल डाउट। तो जब डाउट की कंडीशन है दैट मीन्स अगर हमारे पास आयन है ही नहीं, ठीक है, तो करंट फ्लो कैसे होगा। अगर हमारे पास बहुत सारा आयंस है तो करंट इजिली फ्लो होगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जो हमारे पास कंडीशंस डिसाइडेड है कि भाई सॉल्यूशन की नेचर बदलने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी बदल जा रही है, तो इस केस में हम एक न्यू टर्म लेके आते हैं दैट इज कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी डायरेक्टली क्या रहता है, नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम रहेगा तो कंडक्टिविटी कम रहेगी। सो वी कैन से प्योर कोल्ड ड्रिंक मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ज्यादा है, दैट इज इट इज हैविंग हाई कंडक्टिविटी, एंड द डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक मींस नंबर ऑफ आयंस इन डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक कम है, दैट इज वी कैन से इट इज अ लेस कंडक्टिविटी। बट ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम इजिली चेंज नहीं कर सकते, मीन्स हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लिया, XYZ ऐसा कुछ किया तो चेंज तो होगा, बट ये चेंज जो है ना वो हमारा फिर उस केस में कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, एवरीथिंग विल बी चेंज। और इसका जो फॉर्मूला हम लेके आते हैं तब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके रेजिस्टिविटी के, दैट इज कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो द कैरेक्टर ऑफ मटेरियल। सो अगर हमने रेजिस्टिविटी को यहाँ से कम किया है तो कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, एंड रेजिस्टिविटी को अगर हमने बढ़ाया है तो कंडक्टिविटी हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड किस पे करना है, यानी हाउ टू रिलेट इन दिस केस। सो रिलेशन के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, इफ वी आर हैविंग द प्योर कोल्ड ड्रिंक का सिप तो अपने को पर यूनिट सिप नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे, दैट इज हाई कंडक्टिविटी, एंड इफ वी आर यूजिंग द डाइल्यूट कोल्ड ड्रिंक दैट मीन्स पर यूनिट सिप अपने को नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक आयंस कम मिलेंगे, दैट इज लेस कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं भी। नो सर। ठीक है, तो बेसिकली हमने दो टर्म लिए और इसमें ये वाली पॉइंट्स को याद रखना ज्यादा जरूरी है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इफ द नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इज हाई देन कंडक्टिविटी इज हाई, इफ द नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन द कंडक्टिविटी इज लेस। ठीक है, तो सेम केस we are having two terms. The first one was C is equal to 1 upon R, and the second term kappa is equal to 1 upon rho. Conductance is inversely proportional to resistance, and the second is conductivity is reciprocal of resistivity. Now we are dealing with the third condition, molar conductivity. Molar conductivity is denoted by lambda m, और इसका फॉर्मूला रहेगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। डेफिनेशन भी हम लोग इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे। प्रीवियस सॉल्यूशंस जितने भी हमने लिए जिसमें हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को XYZ कुछ भी माना है, सो अगर हम कंसंट्रेशन को कर देते हैं 1 मोल पर लीटर, जहां पर हम वहां पर ले रहे हैं कंडक्टेंस, जो भी सॉल्यूशन हमने इलेक्ट्रोलाइट का लिया, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कर देते हैं 1 मोल पर लीटर, सो मोलैरिटी हो जाएगा अपने पास 1 मोल पर लीटर, एंड 1000 इज ऑलरेडी कांस्टेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा कंडक्टिविटी के। सो मोलर कंडक्टिविटी वी कैन से इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी, अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना ले रखा है 1 मोल पर लीटर, यानी जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रहती है तो उस केस में जो हमारी कंडक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू है तो बताएं। नो सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा। जब हम मोलैरिटी को मोल पर लीटर में ले रहे होंगे, ठीक है, व्हेन एवर द मोलैरिटी इज इन मोल पर लीटर, तो हम ये 1000 इस वाले फॉर्मूले में यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मोलैरिटी किसी और वैल्यू में दी गई है तो भी हम क्या कर सकते हैं कि उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के बाद देन 1000 को रिमूव कर सकते हैं। सो वी कैन एप्लीकेबल फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कप्पा अपॉन मोलैरिटी, और इस मोलैरिटी को हम किस में लेंगे, यहाँ पे मोल पर लीटर। ये बेसिकली आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे लैम्डा एम के वो सारे इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, क्योंकि मोलैरिटी ज्यादातर के क्वेश्चंस में क्या रहता है, आपको मोल पर लीटर में दे दी जाती है। तो अगर मोलैरिटी अपने को मोल पर लीटर में मिलेगी तो हम इस वाले फॉर्मूले में 1000 नहीं रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा केयरफुल रहेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा।
तो थर्ड ओके सर। क्वांटिटी अपने पास क्या आएगी? पुट आउट। नो सर। थर्ड क्वांटिटी रहेगी अपने पास लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। नाउ अगेन प्रीवियस वाले केस को वापस ले लेते हैं यहाँ पे, द केस ऑफ प्योर कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाइल्यूटेड कोल्ड ड्रिंक, प्लस माइनस 4 आयंस, हमने कर दिया है इसको डाइल्यूट सॉरी, प्लस आयंस नेगेटिव आयंस प्लस आयंस, दिस इज द केस ऑफ dilution and the term dilution means addition of solvent। लाइक कि हम प्योर कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिला रहे हैं, तो अगर हम प्योर कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिलाते चले जाएंगे तो प्योर कोल्ड ड्रिंक पहले हमारे पास ई थी 1 ग्लास एंड देन हमने उसमें बहुत सारा वाटर मिक्सअप कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस। जी सर, अभी तो बहुत देर पढ़ेंगे, टाइम है अभी तो शुरू हुई है क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस हमारे पास ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस हमारे, तो इस केस में नंबर ऑफ आयंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा और इस केस में नंबर ऑफ आयंस के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा। सो जब हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम जो हमारे सॉल्यूशन का होगा इंक्रीज होता चला जाएगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा होगा कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक को डाइल्यूट करते हैं, तो जब हम 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक को डाइल्यूट करेंगे तो उस केस में क्या रहेगा कि हमारे पास जब प्योर कोल्ड ड्रिंक थी तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे, लेकिन जब हमारे पास वाटर वाली कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी तो इसमें हमें पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे। नाउ अगर हमने डाइल्यूट किया है तो ये केस रहेगा, 1 बाय 1 इन तीनों केसेस को यहां से उठाते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इस केस में रेजिस्टेंस हाई है, आर इज हाई, और इस केस में रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उस केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा बाय द फॉर्मूला, अगर आर डिक्रीज हुआ तो सी हमारा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब हम इधर से सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे आर डिक्रीज होता जाएगा और सी जो है वो क्या होगा? हमारा इंक्रीज होता जाएगा। सिंस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से जो कंडक्टेंस है यानी सी की वैल्यू वो हमारी डाइल्यूट करने पे क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब हम 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक को 10 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। whenever the solution is diluted its conductance increases। the first one thing is clear। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि what effect is observed of the dilution over the conductance, so we will write this on dilution the distance between number of ions increases, and since the distance is going on increasing, ठीक है, डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, और सिंस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। दूसरा डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या आएगा? दिस वन, हम जब यहां से इधर आ रहे हैं यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, तो हमारे पास द सेकेंड क्वांटिटी क्या रहेगा? पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हमारा डिक्रीज होगा। ऐसे कि पर यूनिट वॉल्यूम हमने ये आयन ले लिया था ना, पर यूनिट वॉल्यूम हमने ये आयन ले लिया, तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस जब आप ले रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस लेने पे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्स्ट टाइम आपको नंबर ऑफ आयंस मिल भी सकता है, सेकेंड टाइम आपको हो सकता है कि नंबर ऑफ आयंस मिले और हो सकता है नंबर ऑफ आयंस ना मिले। सो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस अगर हम ले रहे हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूट कराने पे क्या होगा? हमारे डिक्रीज होते चले जाएंगे। पहले अपने पास ज्यादा आयंस थे, लेकिन जब हमने इसको डाइल्यूट करा दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस क्या हुआ? कम हो गए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, सो सी की कंडक्टिविटी में हम लोग क्या पढ़े थे? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ है, सो यहाँ से जो हमारी कंडक्टिविटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। द सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, व्हाट इफेक्ट इज ऑब्जर्व ऑफ द डाइल्यूशन ओवर कंडक्टिविटी?
तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे, whenever is the dilution process, the number of ions in per unit volume going on decreasing, because of this जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब भी डाइल्यूशन प्रोसेस लाओगे, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हमारा डिक्रीज होगा। सिंस पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हमारा डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिविटी भी हमारा इस केस में क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी में कोई समस्या हो तो बताएं भैया आप कि कैसे हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हुई और कैसे हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। दोनों को देखिए, यस सर। फर्स्ट टाइम हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस थे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, लेकिन जब हम इधर से इधर आएंगे तो दोनों आयंस के बीच के डिस्टेंस इंक्रीज हो गए। फर्स्ट बार आप एक क्राउडेड रोड पे थे, सेकेंड वाले केस में हम एक नॉन क्राउडेड रोड पे हैं। तो जब हम क्राउडेड रोड पे हैं तो हम ज्यादा क्राउड फेस करेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस हाई रहेगा। जब हम डाइल्यूशन कराएंगे तो उस केस में क्या रहेगा, जो क्राउड है वो हमारा कम हो जाएगा, और क्राउड कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस हमारी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है तो बाय द फॉर्मूला आर डिक्रीज हुआ तो सी जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी कोई इशू बताए? नो सर। ठीक है, सेम केस में अगर हमने इस वाले सॉल्यूशन को यहां से यहां लिया है तो हमारे पास जो पर यूनिट नंबर ऑफ आयंस है, पहले हमारे पास अगर हमने 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन लिया है तो 1 लीटर में पहली फर्स्ट टाइम वाले में क्या होगा, अपने को नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे। जब हम इसको डायलूट करके लाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस अपने को क्या होगा, कम मिलेंगे। अगर हमें पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम मिले, दैट मीन्स वी हैव चेंज द कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अपना डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स जो कंडक्टिविटी है वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ आयंस के। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अभी दोनों क्वांटिटी क्लियर? यस सर। ठीक है, जब हम ये प्रोसेस करते जा रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मीन्स हम इसमें वाटर मिलाते जा रहे हैं, तो वाटर मिलाते मिलाते क्या होगा कि जो हमारा दूसरी साइड का सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि हमने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में पहले 10 ग्लास पानी मिलाया, अब हम उसमें 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, धीरे धीरे हम उसको बकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया है बट हमने सॉल्यूट को कोई फर्क नहीं डाला। अगर हमने सॉल्यूट को कोई फर्क नहीं डाला, यानी सॉल्यूट को ना बढ़ाया है ना घटाया है, ना हमने उसे ऐड किया ना हमने उसे रिड्यूस किया, तो इस केस में उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी उसकी, जब वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अपना क्या था, N/V। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं और इसको सेम करते जा रहे हैं तो मोलैरिटी हमारी क्या होगी, बाय दिस फॉर्मूला डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। सेम कहानी यहाँ लेके आते हैं, से लैम्डा एम है। सो लैम्डा एम क्या था, कप्पा अपॉन मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, N/V। तो कप्पा इज इक्वल टू N/V ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कप्पा ले लिया, N/V ले लिया, अपॉन N ले लिया। अब जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं तो N तो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बिकॉज कंसंट्रेशन पे हमारा कोई फर्क पड़ा नहीं। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा। कप्पा हमारा डिक्रीज तो होगा बट इट्स जो डिक्रीमेंट है वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसके कंपेरेटिवली हमारा बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कप्पा, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो इम्पैक्ट आएगा मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर वो केवल केवल किसका आएगा, वॉल्यूम का आएगा। सो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारा गोज ऑन इंक्रीजिंग, सिंस वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का इंक्रीज होता जा रहा है। सो इस वजह से लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के साथ साथ जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा, उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं यानी हम उसमें सॉल्यूट को कम कांस्टेंट रखते हुए सॉल्वेंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक को हम 10, 20, 30 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वन क्वांटिटी दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग इज द कंडक्टिविटी। जब भी हम डाइल्यूशन प्रोसेस लाएंगे केवल एक क्वांटिटी है जो डिक्रीज होगी, वो क्या है, हमारी कंडक्टिविटी।
और ये क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि डायल्यूशन कराने पे जो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस 1 लीटर में मिल रहा था उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रेदर बाकी दोनों क्वांटिटीज जो हमारी है यानी कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों की वैल्यू हमारी उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन अगर आए दैट इज इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन of these quantities, तो इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन क्या होगा? दिस वन विल इंक्रीजेस, दिस वन विल डिक्रीजेस एंड दिस वन आल्सो इंक्रीजेस। तो जो डिक्रीज वाला है उसको याद रखें, यानी डायल्यूशन कराएंगे तो कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी और इसके अलावा जो भी क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहां तक कोई समस्या है तो बताएं। नो सर। ठीक है, अब अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जा रहे हैं यानी डायल्यूशन को बढ़ाते ही जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस केस में जब डायल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, से हमने एक बकेट की जगह ना एक कोल्ड ड्रिंक को 10 बकेट में ऐड कर दिया, 10 बकेट ऑफ वाटर लेके उसमें बस एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक। सो इस केस में वी विल से दैट वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, क्योंकि हमने वॉल्यूम को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। सो वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, यानी वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया पता ही नहीं लग रहा है कोल्ड ड्रिंक है या नहीं है। सो इस केस में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी? टेंड्स टू बी जीरो। अगर हम डायल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं देन वॉल्यूम टेंड्स टू बी इन्फिनिटी एंड द कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। इन दिस केस when volume is tends to be infinity and the concentration tends to be zero, molar conductivity is replaced by another quantity which is called limiting molar conductivity. Whenever the concentration approaches zero and the volume tends to be infinity, at this stage मोलर कंडक्टिविटी की जगह हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी जिसको कि हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द डायल्यूशन टेंड्स टू बी इन्फिनिटी और द कंसंट्रेशन टेंड्स टू बी जीरो। सो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगी? दूसरी कहानी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई समस्या है यहां तक? नो सर। ठीक है, सो बेसिकली अपने को यहां से अभी तक 3 फॉर्मूले एंड 3 डेविएशंस, इतना ही याद रखना है। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है। Volume tends to be infinity, concentration tends to be zero. In this case, lambda m is limiting molar conductivity. अब अगर हम डायल्यूशन करते जा रहे हैं तो डायल्यूशन करने से क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ मिलेगा अगर हमारी प्रोसेस कंटिन्यू है। ठीक है, जब हमारा ग्राफ होगा तो हमें दो तरीके का ग्राफ मिलता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन होता है एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ हमारा कर्व होता है। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट किया है तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें वैल्यू दे रहा होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। और इस केस में अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है दैट मीन्स इट इज आवर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर किसी का ग्राफ हमें कर्व मिलता है दैट मीन्स इट्स अवर वीक इलेक्ट्रोलाइट। से अगर हमारे पास ये ग्राफ ए के लिए मिला है और ये वाला ग्राफ हमें बी के लिए मिला है और हमारे पास दो हैं, एक तो CH3COO Na है एंड दूसरा अपने पास NaCl है। सो अगर हमें इनमें से चूज करना हो या इनमें से सेलेक्ट करना हो कि कौन सा ए है कौन सा बी है तो कैसे बताएंगे कि कौन सा ग्राफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैन यू टेल दिस? बताएं भाई। NaCl ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और CH3COO बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे जो हमारा ए है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये कौन सा है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स व्हाई ए विल बी NaCl, और बी जो है वो हमारा CH3COO है इसलिए इसका ग्राफ कैसा रहेगा? कर्व। इस बार इसका क्वेश्चन ये आया था कि CH3COO का जो ग्राफ होता है वो कर्वेचर यानी ऐसा क्यों होता है? सो क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा? ऑलवेज कर्व मिलेगा। ये इसी साल का क्वेश्चन था जो बोर्ड में आया था।
इससे पहले ऐसे ही उन्होंने ग्राफ बना के और भी दे दिया था और फिर ये पूछ लिया था कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग का और कौन वीक का है, मैंने आपसे इसका नाम लेके पूछा है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस जब हमारी चलती रहेगी यानी डाइल्यूशन पे, तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है देन इट इज फॉर द ए, एंड कब मिला देन इट इज फॉर द बी। डाइल्यूशन प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू रहेगा। अब यहां से एक और टर्म निकल के आएगी अपनी, से कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड की लेंथ अपने पास L है और इस इलेक्ट्रोड का सेक्शन एरिया अपने पास A है। से कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। हमने ऐसे दो इलेक्ट्रोड लेके किसी एक सेल में डिप कर दिए, एग्जैक्टली लाइक दिस, जिसकी लेंथ L रहेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहेगा। नाउ इस सॉल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन है। अगर मैं इस सेल की कंसंट्रेशन को चेंज करता रहता, कभी मैंने इसमें 1 मोलर H2SO4 लिया, फिर हमने उसका डाइल्यूशन कर दिया, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का कुछ और इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो क्या इस इलेक्ट्रोड के L और A के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ऑब्वियसली नो। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी छेड़खानी करें, आप इस कंसंट्रेशन को चेंज करिए, घटाइए, बढ़ाइए, सेल को क्लीन कर दीजिए, वॉट एवर यू डू, इस इलेक्ट्रोड की लेंथ और ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो L और A है इलेक्ट्रोड का, इसका सेल की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। सिंस इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया हमारा कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट हो गया हमारा? ये सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि L अपॉन A की वैल्यू, L अपॉन A नहीं, L अपॉन A का जो यहाँ पे रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा कि आप इस सेल की कंसंट्रेशन को कुछ भी चेंज कर दीजिए, ना तो लेंथ बदलेगा ना A बदलेगा, यानी L टू A का जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। वी आर कॉमन विद दिस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A, ये वाली वैल्यू अपनी कंडक्टिविटी की होती है, ये वाली वैल्यू अपनी कंडक्टेंस की होती है। तो L अपॉन A we can say kappa upon C, or we can say conductivity upon conductance, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सेल कांस्टेंट इज द रेशियो, सेल कांस्टेंट क्या है? L अपॉन A, और ये L अपॉन A रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? कंडक्टिविटी टू द कंडक्टेंस रेशियो को। तो जो कंडक्टिविटी टू द कंडक्टेंस रेशियो है, ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी? सेल कांस्टेंट की। सो प्रिसाइजली अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्ड क्या है हमारे पास? मोलर कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी। एंड इस केस में व्हेन volume tends to be infinity and the concentration tends to be 0, lambda will be called limiting molar conductivity, and the fourth formula is L upon A kappa upon C। अगर हम किसी कहीं पर भी डाइल्यूशन प्रोसेस लाते हैं तो इस वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हमारी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को लेके ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, वीक और कर्व वाला ग्राफ जो है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ठीक है। सो आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे की क्लास आपकी कल होगी, और अभी हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे वेडनेसडे तक, ठीक है, एट 7 PM। ठीक है भाई? ओके सर। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।